नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। आज हम इलस्ट्रेशन 56 कर रहे हैं। 55 तक हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर स्टडी कर लिया है। इलस्ट्रेशन 56 के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका ओल्ड रेशो जो है वो है 3/5 रेशो 2/5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज एज अंडर। इस बैलेंस शीट के अंदर काम की चीज क्या है? एक तो कैपिटल अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, गुडविल है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है वो काम का है। ये सारी चीजें बहुत काम की हैं। इनको सबका एडजस्टमेंट करना है, चाहे एडजस्टमेंट में दिया हो या नहीं दिया हो। जैसे कि कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल जो है ये बुक वैल्यू में एग्जिस्ट कर रही है, तो सबसे पहले जो गुडविल एग्जिस्ट करती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं। उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो बैंक का बैलेंस टू बैलेंस बीडी बैंक के अकाउंट के अंदर आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये अनडिविजिबल प्रॉफिट्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उनके अंदर ये एडजस्टमेंट पड़ा था हमने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये भी एडजस्ट करना है। चाहे इन पे कोई एडजस्टमेंट दिया हो या नहीं दिया हो, हमको इनका एडजस्टमेंट करना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमारे को तीन चीजें बनानी है, तो पहले हम ये बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ए और बी की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, तो ए और बी की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो है 88,000 एंड 1,27,000 रुपीज। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो पहले इसका एडजस्टमेंट देखेंगे कि क्या इस पर कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो दिया हुआ है एडजस्टमेंट 6 नंबर में, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 5,000 रुपीज। कि भाई हमारे पास रिजर्व बना हुआ है 10,000 रुपए का और उस पर 5,000 रुपए का क्लेम है। तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 5,000 रुपए तो चले जाएंगे क्लेम के अंदर, बाकी बचेंगे 5,000 रुपए, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर 10,000 आ जाएगा, क्लेम के अंदर 5,000 आ जाएगा, बाकी 5,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम लोग जो है ओल्ड पार्टनर्स में लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 रुपीज जो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3,000 रुपीज और 2,000 रुपीज आ जाएंगे। 5,000 रुपए तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 5,000 रुपए क्लेम में चले गए। तो क्लेम अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर अपन लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 रुपीज का क्लेम जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर लिख देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का संबंध इन्वेस्टमेंट से है, तो आप एडजस्टमेंट में देखोगे कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्या? तो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब आप बैलेंस शीट के अंदर देखोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट वैल्यू लिखी हुई है 22,500 और बुक वैल्यू लिखी हुई है 25,000। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट 25,000 का खरीदा था, लेकिन मार्केट में अभी करंट में उसकी पोजीशन है 22,500 रुपीज, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,500 रुपए गिर गई है। तो हमने आईएफआर किस लिए बनाया? इसीलिए तो बनाया कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो हम आईएफआर से पैसा निकाल के उसका एडजस्टमेंट कर सकें। बाकी पैसा जो बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आईएफआर में 5,000 आ जाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट में 2,500 आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,500 कम हुई है, बाकी जो 2,500 रुपए बचेंगे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हम लोग जो है पार्टनर कैपिटल के अंदर बाय आईएफआर लिखेंगे। अब 2,500 रुपए 3:2 में खत्म करेंगे तो 1,500 रुपए और 1,000 रुपए खत्म करेंगे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अब करंट में क्या हो जाएगी? 22,500 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 2,500 रुपए कम कर दिए हमने आईएफआर से। ठीक है भाई, आईएफआर का भी एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद आप गुडविल का देखेंगे,
तो गुडविल का एडजस्टमेंट जो है, गुडविल बुक्स के अंदर 5,000 रुपीज एग्जिस्ट कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। असेट्स के अंदर लिखी हुई है, मतलब इस गुडविल का डेबिट बैलेंस गिवन है। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है, राइट ऑफ करना चाहते हैं तो उसको हम उल्टा करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे टू गुडविल, 5,000 रुपीज 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 2,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुडविल का भी एडजस्टमेंट कर दिया। फिर बैंक, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और बैंक का बैलेंस कितना है 1,25,000 रुपीज, वो हम 1,25,000 लिख देंगे। फिर आगे दूसरा एडजस्टमेंट देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी जो है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको भी खत्म करते हैं। इसकी भी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 5,000 रुपए का बैलेंस है तो 3,000 और 2,000 रुपीज 3:2 में हम ओल्ड रेशो में खत्म कर देंगे इसको। अब सारे एडजस्टमेंट जो बैलेंस शीट में थे वो सारे तो हमने निपटा दिए। अब हम नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं उनको देखते हैं। क्या लिखा हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। इन्होंने सी को एडमिट कराया। पहला टर्म क्या है, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो ए जो है वो सी को दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को दे रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। ठीक है, मैंने बताया था ऑफ वर्ड लिखा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए कितना सरेंडर करेगा 3/5 मल्टीप्लाई विथ 1/3, मतलब 3/15 शेयर जो है वो सी को दे रहा है ए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम वर्ड लिखा हो ना तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, मतलब बी सीधा सीधा 1/10 पार्ट दे रहा है, मतलब ए दे रहा है 1/15 पार्ट और बी दे रहा है 1/10 पार्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी के यहां पे भी फ्रॉम लिख के हम लोग लिखते हैं 1/10, सी को दे रहा है बी इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में। तो देखो ए ने सेक्रीफाइस कितना किया पहले तो ये देखते हैं। तो ए सेक्रीफाइस शेयर 3/5 इंटू 1/3 तो 3/15। बी सेक्रीफाइस शेयर तो बी का है 1/10। न्यू रेशो ऑफ ए बी सी निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशो ऑफ ए, तो ए का निकालेंगे 3/5 माइनस 3/15। ठीक है, तो 3/5 में से 3/15 माइनस करेंगे तो 6/15 आ जाएगा इसका एलसीएम। फिर उसके बाद न्यू रेशो ऑफ बी निकालेंगे, तो बी ने 2/5 में से 1/10 पार्ट दिया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3/10, ये ए का, ये बी का और सी का। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू रेशो जो है ए बी सी तीनों का वो है 6/15, 3/10 और सी को एडमिट जो है, इन दोनों ने जितना सरेंडर करा वो सी को जाके मिलेगा, मतलब सी गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 3/15 प्लस 1/10। ठीक है, तो दोनों का ऐड कर देंगे 3/15 और 1/10 का, तो ओवरऑल सी को कितना मिल रहा है 3/10 मिल रहा है। तो सी का न्यू रेशो हो जाएगा 3/10। हम चाहे तो इसको भी 10 के बेस में कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4/10 रेशो 3/10 रेशो 3/10 इनका न्यू रेशो हो जाएगा। ये न्यू रेशो कहलाएगा 4:3:3। ठीक है, इनका ओल्ड रेशो क्या था 3:2, न्यू रेशो है 4:3:3। सेक्रीफाइस रेशो निकालना है तो इनका ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3/15 रेशो 1/10। चाहो तो आप इसको 10 के बेस पे कन्वर्ट भी कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 की टेबल लगाओ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/10 कितना आ जाएगा 2/10। तो ए ने सेक्रीफाइस करा 2/10 और बी ने सेक्रीफाइस करा है 1/10। ठीक है, इस तरीके से आप इनका सेक्रीफाइस रेशो है 2:1 और न्यू रेशो है 4:3:3 और ओल्ड रेशो है 3:2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रेशो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डीप में ज्यादा समझा नहीं रहा हूं कि कैसे होगा क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना हमारे को। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो रेशो वाले चैप्टर से सीख सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी तीनों का रेशो आ गया। फिर है सीज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू सीज कैपिटल। अब बैलेंस शीट के अंदर सी का लोन है हमारे पास 1.5 लाख रुपए का। सी हमारा पहले से ही जानकार था, उसने हमारे फर्म को पहले से ही 1.5 लाख रुपए का लोन दे रखा था। अब हम लोन नहीं चुका के उसको बोल रहे हैं कि तेरे ये 1.5 लाख रुपए तेरी कैपिटल के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं और हम तेरे को एज अ पार्टनर हमारी फर्म के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं।
तो उसका जो 1.5 लाख रुपए है वो लोन से कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एंट्री हो जाएगी सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सीज कैपिटल के अंदर लिख देंगे बाय सीज लोन, और 1.5 लाख रुपए का लोन इसका जो है वो कैपिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और बैलेंस शीट में से लोन हट जाएगा। ध्यान रखना, अब बैलेंस शीट में लोन नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर आते हैं सी ब्रिंग्स इन 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो भाई साहब, जितना भी हिस्सा इसका गुडविल का बनता है उसका 60% शेयर जो है वो कैश में लेकर आता है। ठीक है, अब सी का शेयर गुडविल बनता कितना है वो अपन देख रहे हैं। बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पहले पुराने 3 सालों का हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है और उस सुपर प्रॉफिट का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट का मेथड आपको पता होगा गुडविल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब हम रेगुलरली कितना अर्न कर रहे हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब दूसरे लोग कितना अर्न कर रहे हैं। तो हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं और हमसे ज्यादा दूसरे लोग कितना अर्न कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। फिर उस सुपर प्रॉफिट का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगता है टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, 240, 465 और 690। तो यहां पर लिख देते हैं 240, 465 एंड 690 अपॉन 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 4,65,000। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। फिर दूसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर निकालना नहीं है, इन्होंने निकाल के दे दिया कि टोटल नॉर्मल प्रॉफिट इज 3,15,000 रुपीज। पहले से ही हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4,65,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 3,15,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000। अब सुपर प्रॉफिट का से हम गुडविल निकालना चाहते हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है, ये सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 150, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 2। तो 3 लाख रुपीज हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब गुडविल, फर्म की गुडविल आ गई कितनी, 3 लाख रुपीज। किसकी गुडविल आई है, फर्म की गुडविल आई है। अब मैं सी की गुडविल निकालना चाहता हूं, तो सीज गुडविल। तो सी की गुडविल क्या होगी, 3 लाख इंटू सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 3/10। तो 3 लाख इंटू 3/10 मतलब सी की गुडविल कितनी होगी, 90,000 रुपीज होगी। अब सी जो है 90,000 गुडविल का सिर्फ और सिर्फ 60% अमाउंट ही कैश में लेकर आ रहा है। ये हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है, सी ब्रिंग्स इन 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब 60% तो कैश में लेकर आ रहा है, तो बाकी 40% ऐसा थोड़ी ना कि माफ कर देंगे। किसी को भी गुडविल में कोई रियायत नहीं देते हैं हम लोग। अगर गुडविल एडजस्ट हो रही है, अगर गुडविल का हमने एडजस्टमेंट किया है और कैलकुलेट किया है और इसकी इतनी गुडविल बन रही है, तो गुडविल बन रही है तो हम एनी हाउ उसको लेंगे ही लेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे वो कैश लेके आए या नहीं लेके आए, नहीं लेके आएगा तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उससे गुडविल मंगाएंगे जरूर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर यही करेंगे हम लोग कि 90,000 का 60% तो गुडविल लेकर आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 90,000 का 60% होता है 54,000 रुपीज। तो वो 54,000 रुपीज तो कैश लेकर आ गया। वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2A और 2B। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी अभी हमने निकाला 2:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला था 2:1। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है हम 54,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 36,000 एंड 18,000 रुपीज हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये 60% है सिर्फ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40% नहीं मंगाएंगे, 40% भी मंगाएंगे, वो उसके करंट अकाउंट से मंगाएंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 2A 2B। अब बचा कितना, 36,000 रुपीज बचा, वो ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो 24,000 और 12,000 रुपीज। अब इसकी हमको लेजर बनानी है, 3 एंट्रीज होगी। पहले तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60% अमाउंट से, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो गुडविल के कैश लेकर आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। फिर उसके बाद जो नहीं लेकर आया वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, बाद में हम लोग पैसे निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले बैंक के अंदर आप लिखोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहां पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट के अंदर टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, तो ए और बी की कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए और बी में प्रीमियम फॉर गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट करा हमने वो लिख देंगे 36,000 और 18,000 रुपीज। फिर तीसरी एंट्री थी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो ए और बी में बाय सीज करंट अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूट करा था 24,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। अब जो ये सी का करंट अकाउंट है ये बैलेंस शीट के अंदर भी जाएगा, तो बैलेंस शीट में असेट्स में लिखेंगे सीज करंट अकाउंट और 36,000 रुपीज, नया एक अकाउंट खुल जाएगा सी का। इन फ्यूचर फर्म को सी से 36,000 रुपए मिलने हैं, इसलिए उसको हमने असेट्स में लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गया गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट, 2 पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो गए। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 25,000 कम पाई गई, तो 25,000 कम पाई गई मतलब उसको अब हम 25,000 बढ़ा देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, तो उसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले था लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज का, 25,000 इंक्रीज हो गया, तो हम लोग बैलेंस शीट में असेट्स में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 और 25,000 दोनों को ऐड करके 55,000 की लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000, स्टॉक की वैल्यू 35,000 रुपए ज्यादा पाई गई, ठीक है। तो अब स्टॉक की वैल्यू 35,000 रुपए कम कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो 35,000 रुपीज स्टॉक की वैल्यू कम कर देंगे। बैलेंस शीट के अंदर भी हम लोग लिख देंगे स्टॉक, पहले स्टॉक था कितने का 1,50,000 रुपीज का, अब हम 35,000 उसकी वैल्यू कम कर देंगे, तो 150 में से 35 माइनस करके और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक लिख देंगे 1,15,000 रुपीज, ठीक है। ये स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेप्टर, तो डेप्टर का 5% हमारे को प्रोविजन बनाना है। डेप्टर है कितना 50,000 रुपए का है, और 50,000 का 5% अगर आप निकालोगे तो 25,500 होता है, जबकि अभी प्रोविजन कितने का बना हुआ है 5,000 रुपए का बना हुआ है। मतलब हमको प्रोविजन रखना कितना है 2,500 रुपए है, कितना 5,000 रुपए, तो प्रोविजन की वैल्यू कम करनी है, कितनी कम करनी है 2,500 रुपए कम कर देनी है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन के अंदर लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,500 रुपीज, और बैलेंस शीट में असेट्स के अंदर डेप्टर में से माइनस करेंगे, पहले डेप्टर लिख देते हैं 50,000 का और लेस कर देंगे प्रोविजन कितना 2,500 रुपीज और 47,500 रुपीज प्रोविजन लिख देंगे। फिर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, एंड अनरिकॉर्डेड अक्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000 इज टू बी अकाउंटेड, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स है एक तरीके से, तो अनरिकॉर्डेड असेट्स को हमको बुक्स के अंदर लेना होता है, तो उसकी एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय अक्योर्ड इनकम कितना है 5,000 रुपीज, और ये असेट्स के अंदर भी चला जाएगा अक्योर्ड इनकम 5,000 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं डेप्टर हुज ड्यूज ऑफ 25,000 वर रिटन ऑफ एज बैड डेबिट्स, एक डेप्टर था जिसके 25,000 रुपए थे बैड डेबिट्स मान लिए थे हमने, अब वो 25,000 में से 20,000 रुपए सेटल हो गए हैं, हमारे पास आ गए हैं। तो देखो भाई साहब इन फुल सेटलमेंट, पेड इन फुल सेटलमेंट, देखो एक होता है पेड और एक होता है प्रॉमिस टू पे। अगर प्रॉमिस टू पे लिखते तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करते, भाई बाद में देगा, क्या पता बाद में भी दे नहीं दे, इतने सालों से भी तो प्रॉमिस करा था, फिर हमने हार मान के बैड डेबिट्स मान लिया था। अब वो बैड डेबिट जब तक पैसे नहीं देता तो उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे ट्रीट करें, लेकिन अभी के टाइम पे वो बैड डेबिट्स जिसको हमने बैड डेबिट्स मान लिया था, अभी वो आके 25,000 का था लेकिन वो 20,000 आके पूरा सेटलमेंट करके चला गया। तो अगर ऐसे आदमी से पैसे मिलते हैं तो इसकी एंट्री पता है क्या होती है, 11th क्लास की बात है, बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। क्या एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो है वो P&L अकाउंट के अंदर 11th क्लास में जाता था, मतलब एंट्री होती है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, P&L में बाय साइड पे लिखते थे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, लेकिन अभी इसके अंदर P&L अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो दो एंट्री होंगी बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले बैंक के अंदर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया 20,000 रुपीज रिकवर हो गया।
फिर इसको राइट ऑफ करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 20,000 रुपीज। दो एंट्रीज हो गई, दोनों लेजर्स के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। फिर इसके बाद आते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी एडजस्टेड बाय पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ अमाउंट। देखो भाई साहब, जब ये लिखा हो ना पेमेंट और रिसीप्ट ऑफ अमाउंट, मतलब सारा एडजस्टमेंट किसके बेस पे करना है? कैश के बेस पे करना है। मतलब जो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, अगर क्लोजिंग कैपिटल कम ज्यादा होती है तो टू कैश या बाय कैश करके बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले जो पार्टनर है उसके बेस पे कैपिटल निकालते हैं, सी के बेस पे कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैपिटल निकालने के लिए हमारे को पता होना चाहिए सी को एडमिट कितने शेयर के लिए किया। तो सी का शेयर है 3/10, सी का शेयर है 3/10 और सी की कैपिटल कितनी है? सी की कैपिटल है 1,50,000 रुपीज। अब हम सी की कैपिटल और शेयर के बेस पे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सी का शेयर है कितना? 3/10, सी की कैपिटल है कितनी? 1,50,000 रुपीज। तो इसके बेस पे हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे? जो सी की कैपिटल है और जो सी का शेयर है उसका रेसिप्रोकल। तो 1,50,000 इंटू 3/10 करेंगे तो 5 लाख रुपीज जो है वो फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब 5 लाख रुपीज फर्म की कैपिटल है तो इसमें ए बी सी तीनों का हिस्सा जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी मैंने निकाला था 4:3:3। तो इस जो भी कैपिटल आई 5 लाख रुपीज उसको 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4/10, 3/10 और 3/10 में। तो ए की कैपिटल हो जाएगी कितनी? 2 लाख रुपीज। बी की कैपिटल हो जाएगी कितनी? 1,50,000 रुपीज और सी की कैपिटल तो 1,50,000 पहले से ही है। तो तीनों की कैपिटल का जो टू बैलेंस सीडी आएगा वो आएगा 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000 रुपीज। तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू साइड पे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना ताकि कोई बीच में एडजस्टमेंट करना हो तो वो कर सके। तो टू बैलेंस सीडी हम लोग 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज लिख देंगे। बैलेंस शीट के अंदर भी कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों का 2 लाख रुपीज, 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, टोटल 5 लाख रुपीज की कैपिटल लिख देंगे। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 17,500 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर जो है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशो है 3:2, तो 17,500 को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10,500 और 7,000 रुपीज आ जाएगा। ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,500 एंड 7,000 रुपीज जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर या तो टू कैश आएगा या बाय कैश आएगा। कैश बोलो या बैंक बोलो, बात एक ही है। तो टू बैंक या बाय बैंक आएगा। तो इसका जो है ए का डेबिट साइड का टोटल लगाया और क्रेडिट साइड का, दोनों साइड का टोटल लगाया, टू और बाय का कंपेयर करा। तो ए का जो बैलेंसिंग फिगर है वो बाय बैंक आ रहा है। तो बाय साइड पे बैंक लिखेंगे 43,000 रुपीज। अगर ए में बाय बैंक लिखा है तो बैंक में 2A लिख देंगे। तो 2A कैपिटल 43,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हम बी का देखेंगे। तो बी का बैलेंसिंग फिगर जो है टू साइड पे आ रहा है, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। बी का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 13,000 रुपीज। अब बी में टू बैंक लिखा है 13,000, तो बैंक में लिख देंगे बाय बी। तो बैंक में लिख दिया हमने बाय बी, बी कैपिटल। ठीक है, कितना लिख दिया? 13,000 रुपीज लिख दिया। अब इसके बाद ये कैपिटल अकाउंट का तो बंद हो गया, कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट हो गया पूरा, क्योंकि बैलेंस सीडी तो हम निकाल चुके हैं। अब हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में ऐसा कौन सा आइटम है जो पुरानी बैलेंस शीट से अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ नई वाली बैलेंस शीट में, तो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो कैपिटल अकाउंट तो आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन खत्म हो गया, आईएफआर खत्म हो गया, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रह गया है। तो इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे ईपीएफ। ठीक है, और कितना ईपीएफ है? 5,000 रुपीज है, तो उसको 5,000 को चेप देंगे। फिर इसके बाद आओ तो गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेप्टर हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस खत्म हो गया। सिर्फ बैंक का बैलेंस सी है, तो बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट को बंद करेंगे। जब आएगा तो बैंक अकाउंट को बंद करेंगे, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बैंक अकाउंट का। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,29,000 रुपीज। और ये बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे लिख देंगे बैंक 2,29,000 रुपीज।
जब हमने सारी चीजें इसके अंदर सेट कर ली तो उसके बाद हम टोटल लगाएंगे तो टोटल ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा 5,10,000 रुपीज एंड 5,10,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स हम लोग इलस्ट्रेशन 57 कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। कि भाई जब पार्टनर्स कैपिटल को फिक्स्ड मेथड की तरह फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर फिक्स्ड मेथड होता है तो उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में भी दोनों अकाउंट बने हुए हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि भाई ABC तीन पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/6 रेशियो 2/6 रेशियो 1/6। ठीक है। बैलेंस शीट एज फॉलोज, बैलेंस शीट गिवन है हमारे को। बैलेंस शीट के अंदर काम की चीजें क्या है? एक तो कैपिटल अकाउंट काम का है, करंट अकाउंट काम का है, जनरल रिजर्व काम का है, P&L काम का है, 20 करंट अकाउंट काम का है, बैंक अकाउंट काम का है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत काम की है, इनका सबका एडजस्टमेंट करना है। अब हम लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमको सारी चीजें बनानी है तो अब हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिया है, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बना दिया है। अब हम क्वेश्चन को रीड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे बाय बैलेंस BD। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000 रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2,50,000 रुपीज। ठीक है। फिर उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ए और सी का तो लायबिलिटी में बैलेंस दिया हुआ है और बी का जो है वो असेट्स में बैलेंस दिया हुआ है। अगर लायबिलिटी में बैलेंस दिया हुआ मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट के अंदर ए और सी का जो है वो तो लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ए और सी के अंदर 8,000 रुपीज एंड 12,000 रुपीज। ठीक है। और बी में जो है वो टू साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस BD और बी में अमाउंट लिख देंगे 14,000 रुपीज, क्योंकि बी का असेट साइड का बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है तो जनरल रिजर्व का बैलेंस जब भी दिया होता है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर जनरल रिजर्व पे कोई एडजस्टमेंट हो तो अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब पूरा का पूरा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है। कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा, ध्यान रखना ये चीज। तो जनरल रिजर्व को हम लोग करंट अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को 3:1 में, तो 15,000, 10,000 एंड 5,000 रुपीज जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद P&L अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। P&L का ये प्रीवियस ईयर का अनडिविजिबल प्रॉफिट है, तो अनडिविजिबल प्रॉफिट और लॉसेस को भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी भी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अपन ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय P&L और 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 7,000, 4,667 एंड 2,333 ये हम लोग P&L अकाउंट में P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो हम बैंक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस BD लिख देंगे। 87,000 रुपीज का बैलेंस दिया हुआ, वो 87,000 रुपीज बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे। अब हम आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? ऑन द अबाउट डेट D इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब इन्होंने D को एडमिट कर दिया है। D विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड विल गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब इसका न्यू रेशियो कितना है? 1/6 है और कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? ये 1 लाख एज इज कैपिटल लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल लिख सकते हैं अपन लोग 1 लाख रुपीज लेकर आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, मेरे पास जगह नहीं थी कि मैं ABCD तीनों का कॉलम बनाऊं, बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका D का एक अलग से अकाउंट भी बना सकते हैं, D's कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बुक के अंदर भी ऐसे ही बना हुआ है तो हम D's कैपिटल अकाउंट अलग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट, D's कैपिटल अकाउंट सब अलग अलग बनाओ, आपकी इच्छा है। लेकिन क्या है कि इतने फॉर्मेट बनाने के बाद हमारी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, एग्जाम में हमारे को प्रॉब्लम आएगी। इस चक्कर में हम लोग एक साथ ही कैपिटल अकाउंट पूरा बना देते हैं, जिसमें सारे पार्टनर्स हैं उनका अमाउंट का कॉलम बना देते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल। तो D's कैपिटल के अंदर लिखेंगे बाय बैंक। D जो है वो कितना लेकर आ रहा है? 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है, तो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू D's कैपिटल। 1 लाख रुपीज D कैपिटल लेकर आ रहा है। फिर आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ही विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज। देखो फर्म की गुडविल दी हुई है, किसकी गुडविल दी हुई है? फर्म की गुडविल दी हुई है
1,80,000 रुपीज। अब फर्म की गुडविल 1,80,000 है तो डी की गुडविल कितनी होगी, तो डी इज गुडविल इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू 1/6, मतलब कि 30,000 की डी की गुडविल हो जाएगी। अब डी उस गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है, कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितने लेकर आएगा, 30,000 रुपीज लेकर आएगा, तो बैंक में लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपीज लेकर आएगा। पहली एंट्री होती है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, या सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम लोग करते हैं सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, तो अपन लोग लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है वो देखते हैं हम लोग, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:1, तो यहां पर हम न्यू रेशो लिखेंगे तो 2:1। तो देखो भाई साहब, ए जो है, ए को पहले मिलता था 3/6, अब मिल रहा है 2/6, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, 1/6 का ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अच्छा बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बी को पहले भी 2/6 मिलता था रेशो, अभी भी 2/6 मिल रहा है, तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना बी गेन कर रहा है ना बी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का पहले भी शेयर 1/6 था, अभी भी शेयर 1/6 है, मतलब सी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब फर्क किसको पड़ रहा है, सिर्फ ए को पड़ रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। तो जो गुडविल के पैसे हैं वो पूरा का पूरा हकदार कौन है, ए है, तो ए को पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए की कॉलम में लिखेंगे हम लोग 30,000 रुपीज। ठीक है, बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझना ये चीज। सेक्रीफाइसिंग रेशो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो दिया हुआ है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कौन लेगा, ए लेगा। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 14,008 डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर्ड, कि 14,008 रुपए का बिल जो है वो डिस्काउंट करवाया था बैंक से और डिसऑनर हो गया, विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये उसकी एंट्री हमने करी नहीं है। ठीक है, अब बताओ कोई भी बिल अगर डिस्काउंट करवाते हैं और डिसऑनर हो जाता है, तो मैं पहले आपको 11th क्लास की थोड़े कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग बिल राइट करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, पहली एंट्री होती है। फिर दूसरा है बिल डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, फिर तीसरा है डिस्काउंटेड बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री होती है डेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होती है, डेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान रखना ये चीज, डिस्काउंटेड बिल जिस दिन डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री होती है डेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डेप्टर अपनी एसेट्स है और बैंक भी एसेट्स है, तो मैंने बताया था अगर एसेट्स डेबिट हो रही है मतलब एसेट्स इंक्रीज होती है, और अगर एसेट्स क्रेडिट हो रही है मतलब एसेट्स डिक्रीज होती है। तो हम क्या करेंगे, जो डेप्टर हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, हमारे पास डेप्टर पहले से कितने के हैं वो देख लेते हैं। तो डेप्टर हमारे पास पहले से 87,000 के हैं, तो 87,000 में हम लोग ऐड कर देंगे 14,800 रुपीज, वो एक्स्ट्रा मिलेंगे हमारे को। तो 87,000 प्लस 14,008 और टोटल हो जाएगा 1,01,008 रुपीज, डेप्टर में इंक्रीज हो जाएगा। और जो बैंक का कॉलम है, बैंक अकाउंट जो बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग लिख देंगे बाय डेप्टर और 14,008, ये बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अगर डेप्टर की लेजर बनाता तो डेप्टर की लेजर में भी लिख देता, लेकिन डेप्टर का तो सीधा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर करेंगे, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट के अंदर सीधा डेप्टर में ऐड कर दिया और बैंक में से माइनस कर दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। वैल्यू ऑफ द स्टॉक फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। तो अब हमको स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट इन तीनों की वैल्यू रिड्यूस करनी है, कितनी, 20%। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। तो स्टॉक है हमारे पास 2,74,000 रुपीज का, तो इसका 20% हम लोग निकालेंगे जब, तो हमारा अमाउंट आएगा 54,800 रुपीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, कितना, 54,800 रुपीज। सीधा इसको बैलेंस शीट के अंदर भी लिख देते हैं, बैलेंस शीट में लिख देते हैं स्टॉक पहले था 2,70,000, उसमें 54,800 माइनस कर दिया, तो 2,19,200 रुपीज स्टॉक की वैल्यू लिख दी। फिर इसके बाद है स्टॉक के बाद फर्नीचर, तो फर्नीचर को देखते हैं, फर्नीचर की वैल्यू है 1,60,000 रुपीज, तो इसका 20% कम करेंगे तो 32,000 कम करेंगे, रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू फर्नीचर 32,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट में 1,60,000 में से 32 माइनस करके और सीधा हम लोग फर्नीचर लिख देते हैं 1,28,000 रुपीज। ठीक है, 160 में से हम लोगों ने माइनस किया है ये 32,000 रुपीज। फिर आते हैं उसके बाद
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 73,000 का है, उसका 20% कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,600 रुपीज कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 14,600 रुपीज, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में माइनस करके एडजस्ट करके अमाउंट लिख देंगे 58,400 रुपीज। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं, वेयर एज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड द प्लांट एंड मशीनरी विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 3,50,000 रुपीज का है, उसका 50% बढ़ाओ 20% बढ़ाओगे तो 70,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 रुपीज लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे, 3,50,000 में 70 ऐड करोगे तो 4,20,000 रुपीज लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% बढ़ानी है, मतलब 13,500 रुपए बढ़ानी है प्लांट एंड मशीनरी की। तो रिवैल्यूएशन के अंदर लिख देंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी 13,500 रुपीज इंक्रीज कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो इंक्रीज करके लिख देंगे अमाउंट 1,48,500 रुपीज। ठीक है, अब ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। बस सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करना है किसके बेस पे, डी के बेस पे। तो हम लोग डी का शेयर देखेंगे और डी की कैपिटल देखेंगे, उसके बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। तो बहुत इजी है, देखो डी का शेयर कितना है 1/6, डी की कैपिटल कितनी है 1 लाख। तो इसके बेस पे हम लोग फर्म की कैपिटल निकालेंगे। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, डी की कैपिटल इनटू डी के शेयर का रेसिप्रोकल। तो 6 लाख हो गया। अब 6 लाख में ए बी सी डी तीनों का शेयर रेशो है, तो कितना है 2:2:1:1। मतलब ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी 2 लाख, बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 2 लाख, सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख और डी की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख। तो 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख जो है ए बी सी डी इनकी सबकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर टू बैलेंस सी डी लिख देते हैं 2 लाख 2 लाख 1 लाख, और डी की तो वैसे ही 1 लाख है तो डी में लिख देते हैं टू बैलेंस सी डी 1 लाख रुपीस। ठीक है, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे दोनों साइड का। तो बाय साइड पे लॉस आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस आ रहा है 17,900 रुपए का लॉस आ रहा है, वो ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 to 1 में। तो 8,950, 5,967, 2,983। अब ये लॉस जो है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो करंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, और कितना लॉस हुआ है 8,950, 5,967, 2,983। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसमें एडजस्टमेंट देखो, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है, तो ध्यान रखना पहले करंट अकाउंट को बंद मत कर देना, पहले हम कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो ए का बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,50,000 रुपीज, बी का बैलेंसिंग फिगर आएगा 1 लाख और सी का बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,50,000 रुपीज। ये बैलेंसिंग फिगर हम लोग करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय कैपिटल अकाउंट करंट में लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल में लिखते हैं करंट। तो 1,50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज एंड 1,50,000 रुपीज लिख देंगे। और फिर हम करंट अकाउंट को बंद करेंगे। तो करंट अकाउंट को बंद करा टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर से बंद करेंगे। तो 2,01,050 रुपीज, 94,700 रुपीज एंड 1,66,350 रुपीज हम लोग इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब ये सारे बैलेंस सबके क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी चारों का 2 लाख 2 लाख 1 लाख 1 लाख टोटल 6 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे ए बी सी तीनों का 2,01,050, 94,700, 1,66,350, तो 4,62,100 रुपीज करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। अब हम देखेंगे पुरानी बैलेंस शीट से ऐसा कौन सा आइटम है जो रह गया है। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल रह गया 160 और 90, तो वो क्रेडिटर और बिल्स पेबल 160 और 90,000 रुपीज लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद असेट साइड पे देखेंगे। तो असेट्स में करंट अकाउंट तो चला गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, बीआर और सन्डी डेप्टर रह गया। तो बीआर और सन्डी डेप्टर भी आ चुका है हमारे पास, सिर्फ बीआर रह गया है। तो बीआर 34,000 और बैंक का बैलेंस।
तो हम लोग BR लिख देंगे 34,000 रुपीज। और बैंक का बैलेंस, तो बैंक अकाउंट को बंद करेंगे, बैंक अकाउंट का बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,02,992 और ये जो है बैंक अकाउंट का बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे 2,02,992 और फिर बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। जैसे ही आप टोटल लगाएंगे तो दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा 13,12,100 रुपए, 13,12,100 रुपए। अगर टोटल सेम आ जाए इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 58। क्या लिखा हुआ है? एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल व्हेन द करंट अकाउंट आर ओपन, कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करें लेकिन अगर कोई कैपिटल कम होती है या ज्यादा होती है तो उन सब का एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट को ओपन करके करेंगे। तो वो एडजस्टमेंट ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B हु हैड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3/4 एंड 1/4। तो देखो बेटा A और B का ओल्ड रेशो दिया हुआ है कितना, 3/4 रेशो 1/4। अब बैलेंस शीट के अंदर काम की चीज क्या है? जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश, ये तीन चीजें बहुत काम की हैं। ठीक है, तो इन तीन चीजों के बेस पे हम लोग इनको पहले एडजस्ट करेंगे, सबसे स्टार्टिंग इन्हीं से करेंगे। लेकिन सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, तो वो हम बना लेते हैं। हम लोगों के पास बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा बाय बैलेंस BD। तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD 28,500 रुपीज, 15,500 रुपीज। फिर दूसरा जनरल रिजर्व दिया हुआ है, हम जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट देखेंगे तो कोई भी एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व से रिलेटेड नहीं है, तो पूरा जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में हम लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। 6,000 रुपीज जनरल रिजर्व है, उसको हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 4,500 रुपीज एंड 1,500 रुपीज A-B में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे जो है कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश का बैलेंस वो हम कैश अकाउंट के अंदर टू बैलेंस BD लिखेंगे। अब टू बैलेंस BD बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है 22,500 रुपीज, तो वो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे 22,500 रुपीज। बेटा देखो हमने पहले रिवैल्यूएशन फिर पार्टनर कैपिटल फिर बैंक इसलिए बनाया क्योंकि नीचे हमारे पास जगह कम बची थी, लेकिन आपको पार्टनर कैपिटल के जस्ट बाद बैलेंस शीट बनानी है। बैंक अकाउंट जो है वो वर्किंग नोट के अंदर बनता है। ठीक है, इसको बात ध्यान को दिमाग में बिठा देना इस बात को कि भाई बैंक अकाउंट वर्किंग नोट के अंदर बनता है, ऐसे नहीं आप उसको क्वेश्चन के अंदर ही करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दे एडमिटेड C इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म। सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है C पे 14,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। C को एडमिट कराया, C का न्यू रेशो है 1/5 और वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है 14,000 रुपीज लेकर आ रहा है। तो C 14,000 रुपीज कैपिटल लेकर आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल 14,000 रुपीज और C's कैपिटल के अंदर हम लिख देंगे बाय बैंक 14,000 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 20,000 रुपीज, फर्म की गुडविल है 20,000 रुपए। C इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। अब फर्म की गुडविल है 20,000 रुपए, फर्म की गुडविल है 20,000 रुपए, तो हम C की गुडविल देखेंगे तो C's गुडविल कितनी हो जाएगी 20,000 इंटू 1/5, तो 4,000 रुपीज C की गुडविल हो जाएगी। अब C जो है गुडविल के पैसे कैश नहीं लेकर आ रहा, अगर कैश लेकर आता तो एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन वो कैश नहीं लेकर आ रहा है तो इसलिए हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, उसकी जगह उसके करंट अकाउंट से हम लोग पैसे निकालेंगे। तो एंट्री हो जाएगी C's करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो C's करंट अकाउंट जो है अकाउंट डेबिट, तो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे 4,000 रुपीज से और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो सैक्रिफाइस कौन है A और B दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैंने बताया था जब भी ये कंडीशन हो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो और कुछ नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो A और B का सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा 3:1, तो 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 3,000 और 1,000 रुपीज आ जाएगा। तो A और B की कैपिटल में लिख देंगे हम बाय C's करंट अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लिख देंगे बाय C's करंट अकाउंट
3000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। और सी का करंट अकाउंट जो है वो असेट्स के अंदर चेप देंगे बैलेंस शीट में, सी करंट अकाउंट, क्योंकि भूल जाते हैं बाद में तो इसलिए पहले ही हम लोग लिख लें 4000 रुपीज सी का करंट अकाउंट उधर लिख देंगे। फिर आगे देखते हैं स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक जो है उसका 10% कम करना है, 20,000 रुपए तो 2000 रुपीज कम करना है, तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू स्टॉक, 2000 रुपीज कम हो जाएगा स्टॉक की वैल्यू, और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जो है वो 18,000 का हो जाएगा। फिर आगे है स्टॉक एंड फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 1000 रुपीज का है। अब 100 रुपीज कम करने तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे टू फर्नीचर 100 रुपीज, और बैलेंस शीट के अंदर हम लोग फर्नीचर लिख देंगे 900 रुपीज का हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन द डेप्टर। डेप्टर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, 16,000 के डेप्टर्स हैं हमारे पास, उसके 5% प्रोविजन बनाओगे तो 800 रुपए का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो हम एंट्री करेंगे टू प्रोविजन 800 रुपए, और बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे डेप्टर 16,000 रुपए के, उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन 800 रुपए, और टोटल आ जाएगा 15,200 रुपीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, ये एडजस्टमेंट हो गया। फिर लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है, 25,000 रुपए है तो 20% निकालोगे तो 5,000 रुपए बढ़ानी है, तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 30,000 की हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि भाई कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसीज टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। जो भी कमी या ज्यादा होता है तो वो हम लोग करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो इनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी कि इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए। तो देखो सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 1/5। सी की कैपिटल कितनी है, तो सी की कैपिटल है 14,000 रुपीज। तो हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, फर्म की कैपिटल, सी की कैपिटल और सी के शेयर का रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो इससे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो फर्म की कैपिटल जो आई है वो है 14,000 इंटू 5/1, तो 70,000 रुपीज हो गई फर्म की कैपिटल। अब इस फर्म की कैपिटल में ए बी सी तीनों का हिस्सा है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, क्योंकि ये न्यू रेशो में होगा। तो अब न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, हमारे पास सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, लिखते हैं लेट फर्म रेशो, फर्म का रेशो मानते हैं 1, उसमें से सी का रेशो कितना है, तो सीज रेशो है 1/5। अब पूरे फर्म का रेशो है 1, मतलब ए बी सी तीनों का रेशो है 1, उसमें से अगर सी का 1/5 शेयर है तो ए और बी का रेशो कितना होगा, तो ए और बी का रेशो होगा 1 - 1/5, मतलब 4/5 ए और बी का रेशो है। ठीक है, अब 4/5 में ए का कितना शेयर है और बी का कितना शेयर है, तो ए का शेयर है 3 और बी का शेयर है 1, मतलब 3/4 और 1/4, 4/5 में ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा है, मतलब ए का न्यू रेशो कितना आएगा 4/5 इंटू 3/4, मतलब 12/20। बी का न्यू रेशो कितना आएगा 4/5 इंटू 1/4, मतलब 4/20, और सी का 1/5 हिस्सा है ही पहले से ही, सी का न्यू रेशो 1/5 है ही, 20 में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20, मतलब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा 12:4:4। आप चाहो तो 4 की टेबल लगा दो, 4 3 जा 12, 1 1, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया 3:1:1, 3/5:1/5 रेशो 1/5 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो हमको 70,000 को इसी रेशो में डिवाइड करना है, 3:1:1 में, 3/5:1/5 70,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 42,000, ये आ जाएगा 14,000 और ये भी आ जाएगा 14,000, मतलब तीनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी 42, 14 और 14। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने पहले ही निकाल दी, मतलब इनकी कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी हम लोग लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल 42,000 एंड 14,000 रुपीज, ये हम लोग लिख देंगे।
अब हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आप रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद करेंगे। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकल रहा है टू साइड पे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट निकल रहा है? 2100 रुपीज निकल रहा है। वो ए और बी में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:1 में 1575 और 525 डिवाइड हो जाएगा। ये रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। और कितना है? 1575 और 525 रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब हम टोटल लगाएंगे, पूरे क्वेश्चन का चेक करेंगे, तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अब बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा, क्योंकि टू बैलेंस सीडी तो हमने पहले ही लिख रखा है। तो इसका बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? वो क्वेश्चन के अंदर आपको याद आएगा कि एनी डेफिशिएंसी और एक्सेस इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। देखो, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते टू कैश या बाय कैश, लेकिन ये लाइन लिखी होने के चक्कर में हम लोग कैपिटल अकाउंट को किससे बंद करेंगे? करंट अकाउंट से बंद करेंगे। तो हम पहले ए का टोटल लगाएंगे, ए का टू साइड का टोटल लगाएंगे और बाय साइड का टोटल लगाएंगे, दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। तो ए का जो है बाय साइड पे आ रहा है, तो बाय एज करंट अकाउंट। और कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? 4425, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया ए का। ऐसे ही बी का बाय साइड का टोटल लगाएंगे और टू साइड का टोटल लगाएंगे, तो बी का टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू बीस करंट अकाउंट 4525। और सी का 14,000 है, तो इनका कोई सी का लफड़ा ही नहीं है। तो ए का करंट अकाउंट लिखा बाय साइड पे। बाय साइड पे मतलब ये असेट्स है अपनी, तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिखेंगे एज करंट अकाउंट। बैलेंस शीट में एज करंट अकाउंट जरूर लिखना 4425। अच्छा, बी का करंट अकाउंट किस साइड लिखा है हमने? टू साइड पे लिखा है, टू बीस करंट अकाउंट। तो बैलेंस शीट के अंदर ये लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। तो 20 करंट अकाउंट जो है वो लायबिलिटी में चला जाएगा 4525। ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, टू बैलेंस सीडी वाला। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देंगे ए बी सी तीनों का 42, 14 और 14, टोटल लिख देंगे 70,000 रुपीज। कैपिटल अकाउंट का मैटर खत्म हो गया। अब बैंक अकाउंट को बंद करेंगे। बैंक अकाउंट का टू और बाय का टोटल कंपेयर करेंगे, तो बाय बैलेंस सीडी बैंक में आ जाएगा 36,500 रुपीज। ये बैलेंसिंग फिगर से आ गया। ये बैंक का बैलेंस जो है वो असेट्स में लिख देंगे बैलेंस शीट में, बैंक 36,500 रुपीज। अब हम पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे कि ऐसा कौन सा आइटम में जो रह गया है। तो क्रेडिटर रह गया है 37,500 का, तो वो क्रेडिटर हम लोग चेप देंगे सीधा सीधा 37,500 रुपीज का लाइबिलिटीज में। अच्छा, असेट्स चेक करेंगे, तो असेट्स में कैश एट बैंक आ गया, डेप्टर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग सब आ गया। बीआर रह गया 3,000 रुपीज का, तो वो बीआर लिख देंगे हम लोग 3,000 रुपीज का। और फिर हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे। जब आप बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे तो दोनों साइड का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, अगर इक्वल नहीं आता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत किया है। तो अभी ये क्वेश्चन पूरा सही हो गया है। अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने 3 इलस्ट्रेशन करे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही है, लेकिन सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है। हमने अभी तक ये सीखा कि पुराने पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम सीखेंगे कि नया पार्टनर जो एंटर हो रहा है उसको कितनी कैपिटल लानी चाहिए, उसकी कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो अब हम सेकंड मेथड के अंदर सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।